बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑटोनोमिक ड्रग्स। ठीक है जी, इसमें हम एएनएस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो ड्रग्स है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेटर डिटेल। तो सबसे पहले ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले हमें नॉर्मल ये पता होना चाहिए कि जो ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स है ये बॉडी में कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से रिसेप्टर किन सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, देखें जो सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हम इनिशियली डिवाइड करते हैं दो में, ऑटोनोमिक एंड सिंपथेटिक। ठीक है जी, इसमें जो ऑटोनोमिक है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं पारासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। ये दो वर्ड्स हम क्लास 8 से क्लास 9 से क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं कि पारासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रीडोमिनेटली एक्टिवेट होती है जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, पैरासिम्पथेटिक है। और वो सिस्टम जो फाइटिंग या स्ट्रेस के दौरान प्रीडोमिनेट करती है वो सिंपथेटिक है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। जो सिंपथेटिक है इसको हम फ्लाइट और फाइट सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, देखिए अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम क्या कहते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाहर जो भी होते हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, पहले समझते हैं कि पारासिम्पथेटिक और जो सिंपथेटिक है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे और से देखें, ये जो एरिया है, ये जो इस तरह इन लोगों ने स्विलिंग की तरह पे ड्रा की है और इसके अंदर क्या लगा है, एसिटाइल कोलिन लगा है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि ये जो लॉन्ग इस तरह एक्सटेंशन आ रही है, फाइबर आ रही है, इसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ये एक्सॉन्स है। और ये जो राउंडेड एरिया है ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन इन द पीएनएस, जिसको हम गेंगलियान कहते हैं। क्या कहते हैं, गेंगलियान। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइबर है ये गेंगलियान से पहले है, तो इसका नाम है प्री गेंगलियानिक न्यूरॉन। और फिर इसके बाद जो फाइबर या जो न्यूरॉन जा रहे हैं गेंगलियान के बाद में, तो उसका नाम है पोस्ट गेंगलियानिक न्यूरॉन। सो द न्यूरॉन और द एक्सॉन फाइबर बिफोर गेंगलियान वो प्री गेंगलियानिक है, और जो इसके बाद होते हैं वो पोस्ट गेंगलियानिक है। इसी तरह ये भी प्री गेंगलियानिक, इसी तरह ये भी पोस्ट गेंगलियानिक है। तो गौर से सुनेंगे तो आप लोग को इसके बारे में समझ आ जाएगी कि पारासिम्पथेटिक सिंपथेटिक में डिफरेंस मेन क्या है। देखें, जब हम पारासिम्पथेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्री गेंगलियानिक फाइबर है वो लॉन्ग होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो शॉर्ट होता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम सिंपथेटिक की बात करते हैं, सिंपथेटिक सिस्टम में इसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट होती है, ये छोटे छोटे हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होती है दे आर लॉन्ग। तो इसका मतलब यह है कि दोज सिस्टम इन विच प्री गैंग्लियनिक फाइबर इज लॉन्ग देन पोस्ट गैंग्लियनिक वो पैरासिम्पथेटिक है, और जिसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू पोस्ट गेंगलियनिक वो हमारे पास सिंपथेटिक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें, देखिए अगर गेंगलियन लॉन्ग है या शॉर्ट है, जितने भी प्री गेंगलियनिक है चाहे वो पैरासिम्पथेटिक हो या सिंपथेटिक, सब ने रिलीज क्या करना है, एसिटाइल कोलिन। और आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि एसी नर्व जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती है उनको हम कोलिनर्जिक नर्व्स कहते हैं। तो ये बात, ये स्टेटमेंट आप लोग आज के दिन से याद करें कि ऑल प्री गेंग्लियानिक न्यूरॉन, चाहे वो सिंपथेटिक से ताल्लुक रखे चाहे पारासिम्पथेटिक से, दे विल बी व्हाट आंसर इज, दे आर कोलिनर्जिक इन नेचर। तब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मजीद देखते हैं, दैट विल बी वेरी क्लियर। तो देखिए ये जो न्यूरॉन आ रहे हैं तो आप लोग को तो पता चल गया है कि फॉर एग्जांपल ये जो न्यूरॉन है ये हमारे पास क्या है, दैट इज दी लॉन्ग वन। ये जो न्यूरॉन है ये लॉन्ग है फॉर एग्जांपल, और ये न्यूरॉन क्या है, ये शॉर्ट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाए तो ये जो प्री गैंग्लियनिक है ये शॉर्ट है और ये क्या है, ये लॉन्ग है। लेकिन अब दो चीज़ें याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है और यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है। तो इसका मतलब यह है कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर पे हम इतना बता सकते हैं कि शॉर्ट वाले सिंपथेटिक है, लॉन्ग वाले पैरा। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज है वो तो सब में सेम है, तो इस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पैरा सिंपथेटिक है या सिंपथेटिक। लेकिन अगर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर एसिटाइल कोलिन भी रिलीज करे यहाँ पे भी, तो वो मेनली पैरासिम्पथेटिक है। लेकिन अगर वो नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज करे या डोपामीन रिलीज करे तो वो हमारे पास क्या है, वो सिंपथेटिक है। सो डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, ये सारे क्या है,
सिंपैथेटिक। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी एसिटाइल कोलिन है और ये भी एसिटाइल कोलिन है, लेकिन ये पारासिम्पैथेटिक नहीं है, इसलिए कि इसकी प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट है, पोस्ट गैंग्लियनिक लॉन्ग है, तो ये तो सिंपैथेटिक में है। जो स्वेट ग्लैंड है दे आर वन ऑफ द एक्सेप्शन, कि इसमें दोनों जगहों पे एसिटाइल कोलिन है बट दे आर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है ये जिन रिसेप्टर पे काम करता है उनको M1 M2 M3 दे आर मस्कुरेनिक रिसेप्टर। इस तरह स्वेट ग्लैंड में M3 है, और अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर, ये सारे के सारे ये सिंपैथेटिक में आती है। ठीक है जी। अब देख इसकी लोकेशन हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, सो दिस थिंग विल बी मोर क्लियर। अब जब हम आगे जाएंगे तो ये चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएगी। कहते हैं जो पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व है एंड cranial nerve 3, 7, 9 and 10 they are the part of parasympathetic nervous system। और ये बात मैंने पहले से बताई थी, इन द नर्वस सिस्टम जो 3, 7, 9, 10 नर्व है दे आर पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर। एड्रिनल मेडुला इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, और वहां से वो रिलीज करती है कैटेकोलेमीन दैट इज कॉल्ड एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड डोपामीन। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड है इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक बट इनर्वेटेड बाय कोलिनर्जिक फाइबर दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है इसमें रिसेप्टर मस्कुलिनिक है बट दे आर सिंपैथेटिकली कंट्रोल। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इन द बॉडी इफ दे इनर्वेटेड पैरासिम्पैथेटिकली दे विल रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड एक्ट ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। लेकिन ऐसा ग्लैंड बताए कि जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है और पैरासिम्पैथ जो मस्कुलिनिक पे ही काम करता है बट इट इज द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक, तो वो स्वेट ग्लैंड है। ठीक है जी। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट इन कोल्ड स्वेट, तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, कोल्ड के अंदर कोलिनर्जिक रिसेप्टर है स्वेट ग्लैंड में और सिंपैथेटिक। अब जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, मतलब वो रिसेप्टर जिस पे एसिटाइल कोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर ने काम करना है, वन इज निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, देयर ligand gated channel allowing potassium efflux and sodium influx in some cases कैल्शियम। तो आप लोगों को पता है कि ऐसी रिसेप्टर जिसपे एसिटाइल कोलिन काम करके चैनल्स की इनफ्लो आउटफ्लो को चेंज करे, तो जिसमें पोटाशियम ई फ्लक्स करेगी, सोडियम और कैल्शियम इनफ्लक्स करेगी, दैट रिसेप्टर विल बी गेट एक्टिवेटेड। इसके दो टाइप्स हैं, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर अगर ऑटोनोमिक गैंग्लियन में है या एड्रिनल मेडुला, क्योंकि ये तो नर्व्स में है तो उसको न्यूरोनल या निकोटिनिक न्यूरोनल कहते हैं। और एक एनएम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो दे आर प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। लेकिन जो एग्जाम में एनआरई स्टेप 1 में या एफसीपीएस पार्ट 1 में जो एग्जाम के अंदर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारे पास कौन से हैं, दैट इज मस्कुरेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। देयर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है वो 1 से लेकर 5 तक होते हैं, दे आर फ्रॉम 1 to 5। दे आर फाउंड इन द हार्ट, स्मूथ मसल, ब्रेन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑन दी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, लेकिन इसको कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक कहते हैं। थोड़ा सा इस पे बात करता हूँ। देखिए मस्कुरेनिक, इसका पहला वर्ड क्या है, एम है। मैं अगर एम लिखना चाहता हूँ ना, देखिए सबसे पहले हम इधर पहुंचेंगे, फिर हम इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे। देखिए एम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये आप कंसिडर करें M1 है, फिर ये वाला हमारा पास जो नीचे है M2 है, ये फिर M3 है। इस तरह फिर ये दोबारा अगर आप नीचे आए वो M4 है, और अगर इसको आप ऊपर खींचे तो M5। तो जो रिसेप्टर ऊपर आ गए हैं M1, M3, M5 दे आर स्टिमुलेटरी। इस पे जब भी एसिटाइल कोलिन काम करता है दे बिकम एक्टिवेटेड। और जो M2, M4 है दे आर इनहिबिटरी। इस पे एसिटाइल कोलिन जब भी काम करता है दे विल कॉज इनहिबिशन। अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्चुरेशन कंट्रोल। मैक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन। थोड़ा सा इसको देखते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्पेशल किस्म के मसल्स होते हैं दैट शुड नोन टू एवरीवन इज कॉल्ड डेट्रूसर मसल। इसमें कौन से मसल है, डेट्रूसर मसल। फिर इस डेट्रूसर मसल और इसके अंदर जो डेट्रूसर मसल में रिसेप्टर है वो पैरासिम्पथेटिक इनपुट है जो M3 रिसेप्टर की जवाब होता है। ठीक है,
फिर इसमें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है जो बीटा 3 इनर्वेट करती है, और जो यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सिंपैथेटिक है वो अल्फा। जहाँ पे भी अल्फा और बीटा की बात आ जाए दैट विल बी सिंपैथेटिक, और जब एसिटाइल कोलिन की बात आ जाए, मस्कुलिनिक रिसेप्टर की बात आ जाए, दैट विल बी पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले तो मैक्चुरेशन सेंटर, इंसान की जब ब्लैडर में यूरिन आती है और एक लेवल तक लाइक 250 से लेके 350 तक ml यूरिन आती है, तो हमें अर्ग होता है कि हमें यूरिन पास करनी है। तो जो यूरिन की अर्ग है, जो सेंसेशन है, वो कहाँ से जनरेट होती है? पोन से। It regulate involuntary bladder function through coordination of sympathetic and parasympathetic nervous। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रग हम दें जो हम सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करें, प्लस का मतलब स्टिमुलेट, इट विल रिलैक्स द ब्लैडर, वो ब्लैडर को रिलैक्स करेगी। तो फिर जब ब्लैडर रिलैक्स होगा तो यूरिन तो नहीं निकलेगी, दे कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन। और अगर हम ऐसे ड्रग दें कि वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, लाइक वो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक। और आप लोग को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ऐसा ड्रग जो M3 को, बेटा निकोल, इसका नाम क्या है? बेटा निकोल। तो ऐसा ड्रग जो M3 को एक्टिवेट करे और यूरिन फ्लो को बढ़ाए, यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करे, उसका नाम है बेटा निकोल। सो दे इंक्रीज यूरिन। सम ऑटोनोमिक ड्रग एक्ट ऑन स्मूथ मसल रिसेप्टर टू ट्रीट ब्लैडर डिस्फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, इट इज रेगुलेटेड, इसकी जो मैक्चुरेशन है दैट इज रेगुलेटेड बोथ बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ बाई फॉर एग्जाम्पल सिंपैथेटिक एंड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से यूरिनरी ब्लैडर की रिलैक्सेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे यूरिनरी आउटफ्लो बढ़ती है। ठीक है जी। अब आते हैं मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट। अब वो ड्रग जो मस्कोरेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करें, दे आर कॉल्ड ऑक्सीब्यूटेनिन। इट इज inhibit M3 receptor and can cause relaxation of detrusor muscle, decrease detrusal overactivity। अगर एक पेशेंट है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि द पेशेंट कैन नॉट होल्ड यूरिन, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करें। तो वी विल ब्लॉक दिस M3 रिसेप्टर, द ड्रग इज कॉल्ड ऑक्सीब्यूटानिन। तो ये हम यूरिनरी अर्जेंसी या अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में दे सकते हैं। एक है मस्कुरेनिक एगोनिस्ट, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, द क्लासिकल एग्जांपल इज बेतानिकोल। ये M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है डिट्रूसर मसल की, जिस वजह से ब्लैडर एम्प्टिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हम उन लोगों में देते हैं जिनकी यूरिनरी रिटेंशन होती है। इफ अ पेशेंट कैन नॉट एबल टू होल्ड यूरिन, वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। इफ द पेशेंट कैन नॉट एबल टू पास यूरिन, वो यूरिनरी रिटेंशन है। तो रिटेंशन में हमें मस्कुरेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होगा, तो हम मस्कुरेनिक एगोनिस्ट देंगे। लेकिन जो इनकॉन्टिनेंस है, उसमें हमें मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट देने होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीब्यूटानिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बेतानिकोल है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम बी। एक तो बी का मतलब ब्लैडर के ऊपर काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड बी पर बाउल। जो जीआई इलियस है, उसके अंदर बाउल मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी देते हैं। फिर सिंपैथोमाइमेटिक मतलब वो ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करे, स्पेशली बीटा 3 ऑन दी व्हाट यूरिनरी ब्लैडर, कैन cause relaxation of detrusor muscle, increase bladder capacity, because by relaxing the smooth muscles of urinary bladder, it will increase the diameter of the urinary bladder, तो उसमें यूरिन आने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी हम इनकॉन्टिनेंस में देते हैं। ठीक है जी। अब ये इसमें जो ड्रग है मेरा बेग्रोन, ये जो मेरा बेग्रोन है, ये एनआरई के अंदर, ये एफसीपीएस के अंदर, एनईबी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ पेशेंट हैज यूरिनरी अर्जेंसी या उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो इसकी ट्रीटमेंट दो तरह की है, या तो उसको मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट दे दे या उसको सिंपैथेटिक एगोनिस्ट दे दे, दोनों की वजह से आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। फिर है अल्फा 1 ब्लॉकर टामसुलोसिन। इट इनहिबिट अल्फा 1 रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टेट। क्योंकि जो लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम में आते हैं, बीपीएच में, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या उन लोगों में क्या होता है, देयर इज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम यूरेथ्रा के अंदर जो अल्फा 1 है उसको ब्लॉक करने के लिए हम टामसुलोसिन देते हैं, जिससे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होके जो यूरेथ्रा है उसकी रिलैक्सेशन होती है और यूरिन आउटफ्लो जो है वो बेहतर हो जाती है। सो दीज आर द ट्रिक्स एंड दीज आर द पॉइंट बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स टू नो
कि अगर हम मस्कुरेनिक एगोनिस्ट देंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्लैडर, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट देंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्लैडर एंड सो ऑन। अब आते हैं टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। प्लीज याद रखें जहां पे मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्ड एड्रीनर्जिक, तो मतलब ये वो रिसेप्टर होंगे जिस पे एड्रीनलिन काम करता है, और जो एड्रीनलिन है दैट इज एक्ट ऑन द सिंपैथेटिक सिस्टम। अल्फा वन रिसेप्टर ये वस्कुलर स्मूथ मसल में होता है एंड विजरल स्मूथ मसल। विजरल मीन इंटरनल ऑर्गन के स्मूथ मसल, और वस्कुलर मीन ब्लड वेसल के स्मूथ मसल में अल्फा वन। अगर हम इस अल्फा वन को एक्टिवेट करें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रग्स हम पढ़ेंगे phenyl एफ्रीन एटसेट्रा, कि they activate alpha 1 it will cause vasoconstriction and smooth muscle contraction। ठीक है। फिर अल्फा 2, इसके लिए तो आप लोगों को याद रखना है इम्पोर्टेंटली कि ये पैंक्रियाज में है, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में होता है और सलाइवरी ग्लैंड में होता है। और अगर हम यहाँ पे इसके साथ एक और ऐड करें, जो अल्फा 2 रिसेप्टर है ये प्लेटलेट्स, जो लेपेनकॉर्ड फार्माकोलॉजी है उसके अंदर ये प्लेटलेट्स पे भी है। और आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ, ये हम 3PS से याद करते हैं। 3PS का मतलब पी पार पेंक्रियास, पी पार प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पी पार प्लेटलेट एंड एस फॉर सलाइवरी ग्लैंड्स। लेकिन इफ वी एक्टिवेट अल्फा 2 इट विल इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन, इट विल इनहिबिट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर रिलीज, इट विल इनहिबिट सलाइवरी सिक्रीशन। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा 2 है व्हेनेवर इट एक्टिवेटेड इट विल इनहिबिट एवरीथिंग। So alpha 1 is stimulatory, excitatory, alpha 2 is inhibitory. Beta 1 present in the heart and kidney, very important। हार्ट में अगर एक्टिवेट हो जाए हार्ट रेट बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन। When beta 1 get activated in the kidney, it will release renin. This renin will go into the liver via the blood, convert angiotensinogen into angiotensin 1। जो एंजियोटेंसिन 1 है वो 2 में कन्वर्ट होगी, और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एड्रिनल ग्लैंड में जाकर अल्डोस्टेरोन के रिलीज को इंक्रीज करेगी, जो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर करेगी जिससे बीपी इंक्रीज होगी। बीटा 2 ये ब्रोंकियोल में है, कार्डियक मसल्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड स्मूथ मसल्स में है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को समझना है कि स्मूथ मसल सेल और ब्रोंकियोल ये दो जगह है जो एग्जाम में आते हैं। अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, क्लासिकल एग्जांपल है सल्ब्यूटामोल, दैट कैन काज ब्रोंकोडायलेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज वेजोडाइलेशन एंड स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। फिर बीटा 3 इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीटा 2, ये एडिपोज टिश्यू पे है और ये लाइपोलाइसिस में हेल्प करती है। और इन लाइपोलाइसिस की वजह से लिपिड की जब लाइसिस होगी, अगर हम लिपिड पार्टिकल से ग्लूकोज बनाएंगे तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन लिंक्ड सिकंड मैसेंजर। मतलब जो जी प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं उसके साथ जो सिकंड मैसेंजर है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एड्रीनर्जिक, फिर कोलिनर्जिक। सिंपली एड्रीनर्जिक इज सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक इज पारासिम्पैथेटिक। अगर हम अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये जी क्यू है, क्यू मतलब क्वेश्चन, और जब जी क्यू एक्टिवेट होता है इट कैन काज इंक्रीज वस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अल्फा 1 प्रेजेंट इन दी आई, और जब ये आई में एक्टिवेट होता है प्यूपिलरी डायलेटर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड मेडेरियासिस। व्हाट इज मेडेरियासिस? अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय increase pupillary size more than 10 mm or 1 centimeter। दूसरी बात इंक्रीज इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो तीन जगह स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल पे काम करके वेसो कंस्ट्रक्शन कराती है। फिर यहाँ पे पिपुलरी डायलेटर मसल को कंट्रैक्ट करके मेड्रियासिस कराती है, और इंटेस्टाइन और जो स्फिंक्टर यूरेथ्रा पे मसल है उसको कंट्रैक्ट करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। फिर जो अल्फा 2 है इसका मतलब ये जी आई इनहिबिटरी है, ये जहाँ पे भी काम करेगी इट कैन काज इनहिबिटरी। ठीक है। इसमें क्या होगा? सिंपैथेटिक सर्च कम, इंसुलिन रिलीज कम, लाइपोलाइसिस कम, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, ये हम ग्लोकोमा में देते हैं। ठीक है। डिक्रीज पेंक्रियाट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेंक्रियास। लेकिन मैंने क्या कहा 3P, उसमें से एक था प्लेटलेट, दैट एग्रीगेट प्लेटलेट। आप लोगों को पता है अल्फा 2 एक्टिवेशन से प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के चांसेस होती हैं जिससे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ सकती हैं। बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 ऑल आर स्टिमुलेटरी।
The question is that कि all of the following adrenergic receptor they show stimulatory action when they act on their own target area except alpha 2 which is inhibitory. So beta 1 increase heart rate, contractility, increase renal release and lipolysis. Beta 2 vasodilation, bronchodilation, lipolysis, insulin release, glycogenolysis. But important one, जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं दे रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस, दे कैन डिक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्शन टोन्स। इसका मतलब यह है कि अगर एक फीमेल है, मैं इसका नाम लेता हूँ ड्रग का, दैट इज कॉल्ड मेटोड्रीन। उसका नाम क्या है? मेटोड्रीन, MITODRINE। मेटोड्रीन इज अ बीटा टू एगोनिस्ट, मेनली एक्ट ऑन यूट्राइन मसल। और जब ये यूट्रस मसल को एक्टिवेट करेगी, इट विल रिलैक्स एंड द रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ द यूट्राइन मसल इज कॉल्ड टोकोलाइसिस। तो ये प्रीमेच्योर लेबर या मतलब जो प्रीमेच्योर या अर्ली ऑनसेट कॉन्ट्रैक्शन है, ये एबॉर्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एक्वस ह्यूमर बढ़ाती है, इंक्रीज सेलुलर पोटेशियम अपटेक। तो अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस तरह वेंटुलिन वगैरह है, सल्ब्यूटामोल है, तो ये पोटाशियम को सेल के अंदर ज़्यादा डालेगी, तो ब्लड में पोटाशियम का लेवल कम रहेगी, कैन काज वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोकैलेमिया। बीटा 3 लाइपोलाइसिस बढ़ाती है, थर्मोजेनेसिस, स्केलेटल एंड ब्लैडर रिलैक्सेशन। अब इसके बाद है कोलिनर्जिक, वो ड्रग जो पैरासिम्पथेटिक है, इसमें M1 है, मीडिएट हायर कॉग्निटिव फंक्शन, स्टिमुलेट एंटेरिक नर्वस, नॉट clinically important. What is clinically important is M2 and M3. M2 inhibitory. If you give a drug to activate M2, it will decrease heart rate, decrease contractility of the atria. लेकिन अब एक पेशेंट है, उसको कार्डियक अरेस्ट है, उसका हार्ट जवाब दे चुका है, उसकी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रही है, तो फिर क्या करेंगे? हम ऐसा ड्रग देंगे हार्ट रेट बढ़ाने के लिए कि M2 को इनहिबिट करें, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन से तो इनहिबिशन होती है, लेकिन अगर इसको हम इनहिबिट करेंगे तो फिर हार्ट की स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगी। द ड्रग इज एट्रोपिन, ठीक है। M3 इज द मोस्ट abundant cholinergic receptor in the body, increase exocrine gland secretion, gut peristalsis like GIT motility, bladder contraction, bronchoconstriction, vasodilation, increase pupillary sphincter contraction। देखिए यहाँ पे जो अल्फा 2 है, ये क्या करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अल्फा 1 है, ये प्यूपिलरी डायलेटर मसल पे काम करता है, ये प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल पे, दैट इज कॉल्ड मायोसिस। सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड टू अकोमोडेशन। सो M3 रिसेप्टर सिक्रीशन बढ़ाती है, GIT मोटिलिटी बढ़ाती है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है, बहुत जगहों पे M3 है, क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर में सबसे जो ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन बॉडी में पहली हुई रिसेप्टर है, वो हमारे पास M3 है, ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं डोपामीन। डोपामीन रिसेप्टर में एक D1 है, एक D2 है। D1 स्टिमुलेटरी है, D2 इनहिबिटरी है। D1 रिलैक्स रीनल वस्कुलर स्मूथ मसल, एक्टिवेट डायरेक्ट पाथवे ऑफ स्ट्राइटम। जो D2 है, मॉड्यूलेट ट्रांसमीटर रिलीज, स्पेशली इन ब्रेन, इनहिबिट इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ स्ट्राइटम। जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, वेट फॉर इट। लेकिन डोपामीन इफेक्ट डिपेंड अपॉन द डोज। हिस्टामीन है, H1 H2 है। H1 ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, वेजोडाइलेशन एंड प्रूराइटिस। H1 रिसेप्टर तीन जगहों पे याद रखें, ये ब्रोंकस में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है, वेसल में वेजोडाइलेशन कराती है, और स्किन पे प्रूराइटिस ईचिंग कराती है। और H2, हम H2 ब्लॉकर क्यों लेते हैं? लाइक रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, नेजाटिडीन, ये ड्रग नाम सुने होंगे ना, ये हम क्यों लेते हैं? इसलिए ताकि हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करें, बिकॉज H2 कैन इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, और जब गैस्ट्रिक एसिड लेवल ज़्यादा होगी, इंक्रीज HCl, it will provoke or increase the chance of gastric ulcer। वेजोप्रेसिन जो ADH है, उसका एक V1 है और एक V2। V1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल विच इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रक्शन। इसी वजह से ADH जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसको वेजोप्रेसिन कहते हैं, बिकॉज इट प्रेसेस द ब्लड वेसल, इट एक्टिवेट द ब्लड वेसल टू कॉन्ट्रैक्ट। V2 रिसेप्टर V2 receptor present in the kidney increase water permeability, reabsorption through aquaporine channel in collecting tubule of the kidney। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंक्रीज द रिलीज ऑफ वॉन वोलिब्रेन फैक्टर। इसीलिए वेजोप्रेसिन हैज अ ग्रेटर रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी। तो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर जो है, ये कहाँ से आती है? इट कम फ्रॉम द एंडो
एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल। तो जो V2 रिसेप्टर है जिस पे ADH काम करता है, एक तो किडनी में काम करके रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ाता है, और दूसरा ये है कि ये वॉन ब्रेन फैक्टर के रिलीज को भी इंक्रीज करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम H1, अल्फा 1, V1, M1, M3, जो वन वाले हैं ना, वन सारे, दे आर GQ प्रोटीन रिसेप्टर्स। ये क्या है? GQ है। और इसका जो आखिरी फास्फोल है पेज एक्टिवेशन, फिर PIP2 पासपेटाडाइल आयोनोसाइटोल, फिर इसके बाद जो IP3 है कैल्शियम, जहाँ पे भी रिलैक्स इंक्रीज होगी मसल कंट्रैक्शन होगी। जो टू वाले हैं M2, अल्फा 2, D2, दे आर G इनहिबिटरी। तो वन वाले साइड GQ है, और जो टू वाले हैं वो GI है। समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर इसमें जो B1 है, B2, B5, D1, H1, V2, दे आर GS। तो G स्टिमुलेटरी और GQ शंट ये सेल की एक्टिविटी बढ़ाती है, और G इनहिबिटरी जो होते हैं ये सेल एक्टिविटी कम करती है। होप दिस लेक्चर हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक रिसेप्टर लोकेशन। जो लोग इस तरह की फर्स्ट एड पढ़ना चाहते हैं, इसके साथ हम आखिर में MCQs भी करेंगे, वो हमारे साथ कांटेक्ट करके पेड सब्सक्रिप्शन में आए और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन लेक्चर्स फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।